साइनाइड मोहन, ये नाम शायद आपने भी कभी सुना होगा। कभी ये एक सामान्य स्कूल टीचर था, मगर आज इसकी पहचान भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक की है। इसके ऊपर दर्जनों लड़कियों की हत्या का केस दर्ज है। एक समय पूरे कर्नाटक में मोहन के खौफ से लड़कियां बाहर निकलने से डरने लगी थीं। तो आखिर एक टीचर क्यों सीरियल किलर बन गया? इसे साइनाइड मोहन क्यों बुलाया जाने लगा? ये कैसे लड़कियों को गायब करता था? ये पुलिस की पकड़ में कैसे आया और फिलहाल ये किस स्थिति में है? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, पुलिस के सामने साइनाइड मोहन का नाम सबसे पहले 2009 में आया था। दरअसल 17 जून 2009 को कर्नाटक के बंटवाल तालुका के बारीमार गांव की रहने वाली अनीता मूल्या नाम की एक 22 साल की लड़की अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। अनीता के गायब होने के बाद इसके परिवार और गांव वाले लगभग 2 दिनों तक अनीता को ढूंढने के लिए सारा शहर छान मारते हैं, मगर कहीं भी अनीता नहीं मिलती है। अनीता के गायब होने की खबर शहर भर में भी फैल जाती है। गायब हुई लड़की अनीता का बारीमर गांव कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले के अंतर्गत आता था। यह इलाका उन दिनों सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बना हुआ था। जब लड़की के गायब होने की खबर आती है तो कहा जाने लगता है कि लड़की के गायब होने का कारण कथित लव जिहाद हो सकता है। इस कारण बहुत सारे धार्मिक संगठन सड़कों पर उतर आते हैं और प्रशासन पर जल्द से जल्द लड़की को ढूंढने का दबाव बनाने लगते हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए जल्द ही अनीता को ढूंढने के लिए तत्कालीन सर्कल इंस्पेक्टर नंजुंडे गौड़ा के नेतृत्व में हाई लेवल की टीम बनाई जाती है। फिर पुलिस वालों की कई टीम अनीता को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान अनीता के गांव से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हसन शहर के इंटरसिटी बस स्टैंड के लेडीज टॉयलेट से अनीता का शव मिल जाता है। अनीता के शरीर पर किसी तरह के चोट का निशान नहीं था, मगर उसके मुंह से झाग निकल रहा था। देखकर लग रहा था कि अनीता ने शायद कोई जहरीला पदार्थ खाकर हत्या कर ली है। पुलिस वाले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनीता के शरीर में साइनाइड पाए जाने की पुष्टि होती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि अनीता ने जहर खाकर आत्महत्या की है, तो एक सवाल उठने लगता है कि अगर अनीता को आत्महत्या ही करनी थी तो वो भला अपने घर से 160 किलोमीटर दूर जाकर एक पब्लिक टॉयलेट में जहर क्यों खाएगी? इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की गहराई से जांच करने का फैसला करती है और सबसे पहले अनीता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फोन और अनीता के घर पर लगे लैंडलाइन फोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू की जाती है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को अनीता के सेलफोन से एक नंबर मिलता है जिससे अनीता को काफी कॉल किया गया था। जांच में पता चलता है कि यह नंबर अनीता के गांव से कुछ दूरी पर स्थित मधिकेरी में रहने वाले श्रीधर नाम के एक व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। अनीता की मौत से श्रीधर का कोई कनेक्शन है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले अब श्रीधर के घर पर जाते हैं। मगर यहां आकर पुलिस वालों को एक हैरान कर देने वाली जानकारी मिलती है। दरअसल श्रीधर बताता है कि यह सिम वो नहीं बल्कि उसकी बहन कावेरी यूज कर रही थी। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जब इस सिम का इस्तेमाल अगर कावेरी करती है तो वो अब कहां है? जवाब में श्रीधर बताता है कि कावेरी 17 मार्च 2009 से ही गायब है। पुलिस वाले कावेरी के गायब होने की भी छानबीन करने लगते हैं। अब कावेरी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पर्सनल फोन की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती हैं। जांच में सामने आता है कि कावेरी को 2 अननोन नंबर से काफी ज्यादा कॉल आता था और उन पर अक्सर काफी देर बातें भी होती थीं। जब पुलिस उन दोनों नंबर की डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि एक नंबर पुत्तूर की रहने वाली विनुता नाम की एक महिला का है, जबकि दूसरा नंबर कसारागोड़ की रहने वाली पुष्पा का है। अब पुलिस वाले इन दोनों के घर भी जाने का फैसला करते हैं। इन दोनों के यहां पहुंचकर पुलिस वालों की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती है, क्योंकि पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि कुछ समय पहले ही दोनों लड़कियां अलग अलग समय पर अपने घर से गायब हो चुकी हैं। अब पुलिस पुष्पा और विनुता के कॉल डिटेल्स को खंगालती हैं तो पता चलता है कि इन दोनों के नंबर से भी आखिरी कॉल एक अनजान नंबर पर किया गया था। पुलिस उन नंबरों को भी ट्रेस करते हुए ओनर तक पहुंचती है तो पता चलता है कि उस मोबाइल नंबर से रिलेटेड लड़की गायब है। इस तरीके से एक के बाद एक
लगभग 20 मोबाइल नंबर मिलते हैं, जिसकी जांच करने के बाद पता चलता है कि वो सभी 20 लड़कियां भी गायब हैं। यहां तक तो पुलिस को इतना समझ आ जाता है कि कोई एक ही व्यक्ति है जिसने एक के बाद एक 20 लड़कियों को अपना निशाना बनाया है। वो एक लड़की को मारता था और फिर उसके ही नंबर से अपने अगले टारगेट को कॉल करता था। मगर ये कौन कर रहा था, पुलिस इस बात से अनजान थी। अब पुलिस इसी सीरियल किलर की तलाश में लग जाती है। पुलिस को शुरू में शक होता है कि शायद कोई मानव तस्कर गैंग है जो मासूम लड़कियों को बहला फुसला कर अपना शिकार बना रहा है। पुलिस शुरू में इसी एंगल से जांच करती है, मगर गहराई से जांच के बाद भी पुलिस को कहीं से भी लड़कियों की किडनैपिंग या तस्करी के सबूत नहीं मिलते हैं। पुलिस वाले अब फिर से पूरी ताकत से असली किलर तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। यहां तक कि बड़े स्तर पर पुलिस अपने मुखबिर को भी इलाके में फैला देती है, मगर कहीं से भी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आती है। अभी पुलिस अपनी जांच में लगी हुई थी कि एक फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुलिस को बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अब तक जो भी 20 लड़कियां गायब हुई हैं, उन सभी के सिम कार्ड का इस्तेमाल जिस मोबाइल फोन में हुआ था, उन सभी का IMEI नंबर सेम था। यानी कोई एक ही व्यक्ति था जो लड़कियों की हत्या कर रहा था, फिर उसका सिम मोबाइल से निकालकर एक ही मोबाइल में यूज कर रहा था। तत्काल ही पुलिस IMEI नंबर के सहारे मोबाइल फोन के ओनर का पता लगाने की कोशिश में लग जाती है। बहुत जल्द पुलिस वालों को कामयाबी भी मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चलता है कि जिस मोबाइल फोन में गायब हुई लड़कियों का सिम इस्तेमाल किया गया था, वो फोन कर्नाटक के मैंगलोर के एक दूर के देरलाकट्टे गांव में इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस वाले पता करते हुए देरलाकट्टे गांव तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर की मेहनत के बाद पुलिस वाले उस मोबाइल हेडसेट का इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति तक भी पहुंच जाते हैं। थोड़ी सी पूछताछ के बाद उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लिए गए इस व्यक्ति का नाम पुरुषा था। पुलिस पूछताछ में यह व्यक्ति बताता है कि यह मोबाइल फोन उसका जरूर था, मगर अब यह मोबाइल फोन वो इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि उसने कुछ समय पहले यह मोबाइल अपने भतीजे को दे दिया था। भतीजे के बारे में पूछने पर वो व्यक्ति पुलिस वालों को बताता है कि मेरा भतीजा एक स्कूल मास्टर है और उसका नाम मोहन कुमार है। मोहन कुमार का नाम केस में आते ही पुलिस वाले अब मोहन कुमार की कुंडली खंगालना शुरू करते हैं। जांच में पता चलता है कि मोहन कुमार का जन्म 6 अप्रैल 1963 को कर्नाटक के एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। इस परिवार में मोहन कुमार के अलावा मोहन कुमार के 2 भाई और एक बहन थी। मोहन कुमार के माता पिता दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम किया करते थे। माता पिता जरूर मजदूर के तौर पर काम करते थे, मगर सभी बच्चे पढ़ने में ठीक थे और सभी पढ़ाई के बाद नौकरी करने लगते हैं। मोहन कुमार भी हाई स्कूल पूरा करने के बाद BA की डिग्री उप्पीनंगड़ी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से हासिल करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन कुमार को 1984 के नवंबर महीने में सरकारी नौकरी मिल जाती है और बतौर शिक्षक उसकी पहली पोस्टिंग शिरडी प्राइमरी स्कूल में होती है। नौकरी के दौरान ही मोहन कुमार की शादी मैरी नाम की एक महिला से हो जाती है, मगर यह शादी बहुत ज्यादा दिन नहीं चलती है। उसके बाद मोहन कुमार दूसरी शादी मंजुला नाम की महिला से करता है, जिससे इसके 2 बच्चे होते हैं। मोहन कुमार के बारे में पूरी जानकारी निकालने के बाद पुलिस वाले मोहन कुमार को पकड़ने का प्लान बनाने में लग जाते हैं। पुलिस वालों को पता था कि यह शातिर व्यक्ति अब तक 20 लड़कियों की हत्या कर चुका है, इसलिए इसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए पुलिस वाले मोहन कुमार को उसी के प्लान में फंसाकर पकड़ने का प्लान बनाते हैं। दरअसल जब पुलिस अनीता के गायब होने के बाद अनीता को खोजने में लगी हुई थी, तभी अनीता के घर से कुछ दूरी पर रहने वाली सुमित्रा नाम की एक महिला टेलर पुलिस वालों को बताती है कि उसने एक पुरुष के साथ अनीता को आखिरी बार बस स्टैंड पर देखा था। सुमित्रा यह भी बताती है कि अगर उसने उस व्यक्ति को फिर से देखा तो शायद पहचान सकती है। मोहन कुमार का नाम सामने आने के बाद पुलिस वाले सुमित्रा को मोहन कुमार की तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखते ही सुमित्रा तुरंत मोहन कुमार को पहचान लेती है। इतना ही नहीं, सुमित्रा यह भी बताती है कि 2005 के आसपास मोहन कुमार ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था और खुद को एक सरकारी अफसर बताया था। यहां पुलिस वालों को अच्छा मौका मिल जाता है। पुलिस वाले दिमाग लगाते हैं कि सुमित्रा के मोबाइल से ही मोहन कुमार को फोन करवाते हैं। सुमित्रा मोहन को कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूं और मैं तुमसे शादी भी करूंगी। पहले तो मोहन कुमार सुमित्रा की बातों में नहीं आता है,
मगर जब सुमित्रा मोहन कुमार को पक्का यकीन दिला देती है तो मोहन कुमार सुमित्रा से मिलने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो सुमित्रा के बताए समय पर पास के ही बस स्टैंड पर सुमित्रा से मिलने आ जाता है। यहां पुलिस पहले से ही तैयार थी। जैसे ही मोहन कुमार आता है, पुलिस वाले तुरंत मोहन कुमार को पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं। अब पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और इस पूछताछ में मोहन कुमार एक के बाद एक सभी लड़कियों की हत्या की बात कबूल कर लेता है। हत्या के पीछे की वजह पूछने पर मोहन कुमार बताता है कि दरअसल वो अपने आसपास की ऐसी लड़कियों के बारे में पता लगाता था जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है और उनकी शादी नहीं हो रही है। फिर उन लड़कियों से मोहन कुमार अलग अलग नाम से मिला करता था और पहले दोस्ती करता था। फिर लड़कियों को मुफ्त में शादी का सपना दिखाता था। लड़कियां शादी से इनकार ना करें, इसलिए मोहन पहले बातों ही बातों में लड़कियों की जाति पूछ लेता था और फिर अपने आप को भी उसी जाति का बताता था। क्योंकि मोहन कुमार लड़कियों के सामने खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताता था और खुद को दहेज विरोधी भी बताता था, इसलिए लड़कियां अक्सर मोहन कुमार की बातों में आ जाती थीं। और फिर मोहन कुमार उन लड़कियों को कहता था कि घर में तुम्हारी जो भी ज्वेलरी है उन्हें लेकर आ जाओ और फिर हम शादी कर लेंगे। मोहन कुमार के झांसे में आकर लड़कियां घर से ज्वेलरी लेकर मोहन कुमार के साथ चली आती थीं। मोहन कुमार अक्सर लड़कियों को उनके घर से 100 से 200 किलोमीटर दूर ले जाकर रात भर होटल में रखता था, खूब मस्ती करता था और फिर सुबह मंदिर में चलकर शादी का बहाना करके सामान होटल में ही रखकर लड़की को बस स्टैंड तक लेकर जाता था। बस पर चढ़ने से पहले मोहन कुमार लड़कियों को कहता था कि पिछली रात हमने संबंध बनाए हैं, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो समस्या हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि तुम ये गर्भ निरोधक गोली टॉयलेट में जाकर ले लो। ये दवाई टॉयलेट में जाकर लेने के पीछे की वजह मोहन कुमार लड़कियों को बताता था कि ये दवाई लेने के बाद तुम्हें तुरंत जोर से यूरिन पास करने की इच्छा होगी। लड़कियां मोहन कुमार के झांसे में आ जाती थीं और बाथरूम में जाकर वो दवाई ले लेती थीं। वो दवाई असल में गर्भ निरोधक गोली नहीं बल्कि साइनाइड की गोली हुआ करती थी, जिसे खाते ही लड़कियां बाथरूम में ही तड़प कर मर जाती थीं। इधर बड़े आराम से मोहन कुमार वहां से निकलकर होटल रूम पर जाता था जहां लड़कियों ने अपनी ज्वेलरी रखी हुई थी। वहां से वो ज्वेलरी लेकर लापता हो जाता था और फिर अपने अगले टारगेट की तलाश में लग जाता था। अक्सर मोहन कुमार लड़कियों को घर से काफी दूर ले जाकर मारता था, इसलिए जब स्थानीय पुलिस वालों को बाथरूम में या अनजान जगह पर एक लड़की की लाश मिलती थी तो उसे कब्जे में लेकर एक सामान्य केस दर्ज कर लिया जाता था। जब कोई भी व्यक्ति लड़की की लाश को लेने नहीं आता था या कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी तो अज्ञात लाश बताकर लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। पुलिस को जांच में यह भी पता चलता है कि मोहन कुमार ने सबसे छिपाकर एक तीसरी शादी भी की हुई थी। इस तीसरी पत्नी का नाम श्रीदेवी था। मोहन कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को तीसरी पत्नी श्रीदेवी के घर से बड़ी मात्रा में साइनाइड पाउडर भी मिलता है। इस घर से मारी गई लड़कियों से चुराया गया काफी गहना भी बरामद होता है। यह साइनाइड पाउडर मोहन कुमार तक कहां से आता था, इस बात का पता लगाने के लिए जब पुलिस मोहन कुमार से पूछताछ करती है तो मोहन कुमार बताता है कि एक गरीब दोस्त के जरिए उसे पता चलता है कि साइनाइड का इस्तेमाल सोने की ज्वेलरी को साफ करने में इस्तेमाल होता है। इसलिए जब वो लड़कियों को मारने का प्लान बनाता है तो पहले वो मार्केट में खुद को गोल्ड का बिजनेसमैन बताता है और सोने को साफ करने के बहाने से साइनाइड खरीद कर लाता है। फिर इन्हीं साइनाइड को साजिश के तहत लड़कियों को खिलाकर उन्हें मार देता है। घर से बड़ी मात्रा में साइनाइड बरामद होने और लड़कियों को मारने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल करने की वजह से ही अखबारों में मोहन कुमार का नाम साइनाइड मोहन लिखा जाने लगा और ये बेरहम सीरियल किलर साइनाइड मोहन के नाम से मशहूर हो गया। 2009 में गिरफ्तारी के बाद मोहन कुमार पर अनीता समेत कई लड़कियों की हत्या करने का मामला दर्ज किया जाता है और मामले की सुनवाई एक स्थानीय अदालत में शुरू होती है। यहां मोहन कुमार को 2013 में मौत की सजा सुनाई जाती है। आगे सुनवाई होने पर 2017 में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा मोहन कुमार को मिली मौत की सजा को बदलकर उम्र कैद में बदल दिया जाता है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक मोहन कुमार ने कम से कम 20 लड़कियों की हत्या की है, मगर माना जाता है कि पीड़ित लड़कियों की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक मोहन कुमार ने पहली हत्या 2004 में की थी। 2005 में वो 3 महिलाओं को अपना शिकार बनाता है। 2006 में शिकार बनी लड़कियों की संख्या 4 थी।
इसी तरह 2007 में ये 3, 2008 में 2 और 2009 में सबसे ज्यादा 9 लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, जिसमें एक लड़की अनीता भी थी। फिलहाल मोहन कुमार की बात करें तो वो कर्नाटक के बेलगावी के हिंदलगा सेंट्रल जेल में बंद है। दोस्तों, मोहन कुमार को जो सजा मिलनी थी वो तो अदालत से मिल गई। आप उस सजा से संतुष्ट हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।